नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं भारत की, एक ऐसी जगह जहां इतनी ज्यादा विविधता है और फिर भी उसके अंदर एक गहरी एकता छिपी हुई है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है। आप जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। किसी भी बाहरी इंसान के लिए या हमारे लिए भी भारत की पहली पहचान यही है, इसकी कमाल की डाइवर्सिटी। देखिए, एक तरफ मंदिरों पर ये कितनी बारीक नक्काशी की गई है और दूसरी तरफ कपड़ों के ये चटक जिंदा दिल रंग। दोनों कितने अलग लगते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि यही भारत का असली चेहरा है। और इस विविधता को जरा आंकड़ों में देखें तो एक बहुत बड़े सर्वे में पता चला कि भारत में 4,635 से भी ज्यादा अलग-अलग समुदाय हैं। सोचिए, 4,635। हर किसी की अपनी अलग परंपराएं, अपना रहन-सहन। ये नंबर सच में दिमाग घुमा देता है। तो यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है। इतनी जबरदस्त, मतलब हैरान कर देने वाली डाइवर्सिटी के बावजूद हम एक कैसे हैं? ये वो पहेली है जिसने सदियों से दुनिया भर के लोगों को सोचने पर मजबूर किया है। चलिए आज इसी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसी भावना को बहुत ही खूबसूरती से अपनी एक प्रार्थना में पिरोया था। उन्होंने कहा, अनेकता के इस खेल में मैं उस एकता के स्पर्श का आनंद कभी न खोऊं। मतलब इतनी सारी अलग अलग चीजों के बीच भी वो जो एक जुड़ाव है, वो धागा है, वो हमेशा महसूस होता रहे। आइए इसी धागे को ढूंढते हैं। तो अपनी ये खोज शुरू कहाँ से करें? कहते हैं ना कि किसी भी संस्कृति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं भारत की रसोई में। अच्छा, सोच कर देखिए, भारत में हजारों लाखों तरह के पकवान बनते होंगे, है ना? लेकिन ज्यादातर की नींव में कुछ चीजें कॉमन हैं, जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, अलग अलग तरह की दालें और हाँ, मसाले, हल्दी, जीरा, इलायची, अदरक। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग हर किचन में मिल ही जाएंगी। और देखिए, यही तो सारा जादू है। ये यूनिटी और डाइवर्सिटी का कितना शानदार एग्जाम्पल है। इंग्रेडिएंट्स वही हैं, ये हो गई एकता, लेकिन उनको मिलाकर बनने वाले लजीज पकवान वो अनगिनत हैं। ये हो गई विविधता। बस यही तो भारत की आत्मा है। अच्छा, खाने की बात हो गई, अब आते हैं पहनावे पर। कपड़ों में भी आपको वही एकता और अनेकता की कहानी दिखेगी। और इसका सबसे बढ़िया, सबसे क्लासिक उदाहरण क्या है? हमारी साड़ी। तो शब्द है साड़ी, अंग्रेजी में जिसे साड़ी कहते हैं। है तो ये बस एक बिना सिला हुआ लंबा सा कपड़ा, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसे पूरे भारत में सैकड़ों, शायद हजारों अलग अलग तरीकों से पहना जाता है। और ये कोई आज की बात नहीं है, ये महज एक कपड़ा नहीं, ये तो जीता जागता इतिहास है। जरा इस पत्थर की नक्काशी को देखिए, ये प्राचीन वैशाली की है और इसमें साफ साफ एक महिला साड़ी पहने हुए दिख रही है। मतलब सदियों से ये हमारी संस्कृति का एक अटूट हिस्सा रही है। यहाँ जो आर्ट फॉर्म हम देख रहे हैं उसे कहते हैं उभारदार नक्काशी या अंग्रेजी में रिलीफ कार्विंग। इसका सीधा सा मतलब है कि डिजाइन को ऐसे उकेरा गया है कि वो पत्थर या लकड़ी की सतह से बाहर की ओर उभरी हुई दिखे। लेकिन साड़ी की असली खूबसूरती तो इसके इस्तेमाल में है। ये सिर्फ एक ड्रेस नहीं है, एक माँ के लिए ये बच्चे का झूला बन जाती है। फिर वही साड़ी खेत में फसल इकट्ठा करने का एक औजार बन जाती है, नदी किनारे कपड़े धोने में मदद करती है और जरूरत पड़ने पर यही साड़ी बारिश से बचाने वाली ढाल भी बन जाती है। सोचिए, कपड़ा एक, लेकिन उसके रूप अनेक। इसकी यही खासियत इसे सचमुच में असाधारण बनाती है। चलिए अब बात करते हैं त्योहारों की। भारत की रंग बिरंगी दुनिया में त्योहार एक और जरिया है ये देखने का कि कैसे एक ही भावना, एक ही उत्सव पूरे देश को अलग अलग नामों से एक साथ जोड़ता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है मकर संक्रांति। ये फसल कटाई के मौसम की शुरुआत का जश्न है और पूरे देश में एक ही दिन यानी 14 जनवरी के आसपास इसे बड़े ही जोश और उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब जरा इस टेबल को देखिए, उत्सव एक ही है, फसल का जश्न, लेकिन उत्तर भारत में इसे माघी या लोहड़ी कहते हैं। तमिलनाडु में यही पोंगल बन जाता है, असम में माघ बिहू और गुजरात में उत्तरायण, बंगाल में पौष संक्रांति। देखा, त्योहार एक, भावना एक, लेकिन नाम और अंदाज अनेक। अच्छा, अब एकता का एक और मजबूत धागा पकड़ते हैं और ये धागा है हमारी कहानियों का, हमारे साहित्य का।
यहाँ एक शब्द आता है महाकाव्य, जिसे अंग्रेजी में एपिक कहते हैं। सीधी भाषा में ये एक बहुत लंबी कविता होती है जिसमें पुराने जमाने के नायकों और महान लोगों की कहानियां और उनके साहसिक काम सुनाए जाते हैं। और भारत के पास दो ऐसे ही महान महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। ये कहानियां 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और तब से लगातार सुनाई और दोहराई जा रही हैं। इन्हें भारत की लगभग हर भाषा में ट्रांसलेट किया गया है। इतना ही नहीं, देश के कोने-कोने में आपको इनके लोक और आदिवासी संस्करण भी मिलेंगे। ये कहानियां एक तरह से हमारी साझा विरासत का हिस्सा हैं। तो हमने खाने की बात की, कपड़ों की बात की, त्योहारों और कहानियों की भी बात की। इन सभी उदाहरणों से हम अपने उसी पहले सवाल के जवाब पर पहुंचते हैं। एकता का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ एक जैसा हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। एकता तो वो अदृश्य धागा है जो इस रंग बिरंगे खूबसूरत ताने बाने को, यानी हमारी विविधता को एक साथ मजबूती से जोड़े रखता है। श्री अरबिंदो ने इसी विचार को बहुत गहराई से समझाया है। उन्होंने कहा कि विविधता में एकता का ये सिद्धांत ही भारत की असली ताकत है। ये उसके स्वभाव और स्वधर्म की बुनियाद है। मतलब ये हमारी पहचान का एक कुदरती हिस्सा है। और इसी सोच के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं एक सवाल कि अगर हम जरा और गौर से देखें तो एकता के और न जाने कितने ऐसे छिपे हुए धागे हमें अपने आसपास मिल सकते हैं।